लेक्चर नंबर 31 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 5 राइस बुक के लिहाज से, जो कि है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है उसका टाइटल है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। और हम ये सीख रहे हैं कि कभी भी अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जिसके साथ अभी हमने किसी किस्म की इंगेजमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो चाहे दुनिया की कोई भी इंगेजमेंट हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे दुनिया की और कोई भी इंगेजमेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो हमने फौरी तौर पे उसको ओके नहीं कर देना, बल्कि पहले कुछ हमने इवैल्यूएशन करनी है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। उन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अगर हमें लगे कि हाँ जी ये क्लाइंट ठीक है, इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फिर उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, वरना उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करते। इनको कहा जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, जो हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले परफॉर्म करते हैं। कल हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जिनको हम सामने रख के डिसाइड करते हैं एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, और फिर क्यों ये फैक्टर्स जो हैं वो हमें स्टैंडर्ड्स ने बताए हैं। इसलिए कि अगर हम कुछ भी कंसीडर किए बगैर किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें तो उसमें कुछ थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट है कि हो सकता है हम किसी ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें जिसमें इंटेग्रिटी नहीं है। थ्रेट है कि हो सकता है हम ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लें जिसको परफॉर्म करने के लिए हम कॉम्पिटेंट नहीं है। थ्रेट है कि हम ऐसी एंगेजमेंट में एग्री कर लें जिसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि आपने हर एंगेजमेंट से पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और अगर फर्ज कीजिए आपको कोई थ्रेट सामने आते हैं तो उस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए हमने कुछ सेफगार्ड्स, कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करना है। अगर वो प्रोसीजर्स या सेफगार्ड्स अप्लाई करने से थ्रेट्स खत्म हो जाते हैं तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर देंगे। यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, एक्सेप्टेंस के फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद, अगर हमें कुछ थ्रेट्स नजर आए तो हम उन थ्रेट्स को रिड्यूस करेंगे, खत्म करेंगे। कैसे थ्रेट रिड्यूस होगा वो स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर बताए, हमने कल पढ़े थे, याद है? एक थ्रेट कॉम्पिटेंस वाला था, उसके लिए अलग से प्रोसीजर, इंटेग्रिटी वाले के अलग से। अगर वो थ्रेट खत्म हो जाए उन प्रोसीजर से, हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना क्लाइंट को रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कल कंसेप्ट डिस्कस किए थे, ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया मैंने। आज हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन आगे चलने से पहले आपको पता है कि हमने अपने लेक्चर को कुछ इस तरीके प्लान किया होता है कि डेली बेसिस के ऊपर हम कुछ ना कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हम करते कि जैसे मैंने आपको कोई होम असाइनमेंट दी तो सारी की सारी होम असाइनमेंट एक लेक्चर में डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, वो बैलेंस नहीं रहेगा कि एक लेक्चर में तो पूरी होम असाइनमेंट हो गई, दूसरे लेक्चर में सारे कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है बैलेंस तरीके से चलें, डेली बेसिस के ऊपर एक दो केस स्टडीज भी डिस्कस होती रहे, डिफरेंट टॉपिक्स की, हर टॉपिक की जो हमने कवर किया हुआ है, और साथ साथ हमारे फ्रेश कंसेप्ट भी चलते रहे। तो आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम केस स्टडीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो होम असाइनमेंट आपको दी हुई थी लेक्चर 29 में। क्वेश्चन 1 हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्लियर? क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लिया था ना। क्वेश्चन 2 अपने सामने रखे। देखिए, आप जब तक डिस्कशन से पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकते जब तक आपने उस क्वेश्चन को एक दफा अपने हाथ से ना निकाला हो, वरना सिर्फ आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे बस, और आपको लग रहा होगा आपको समझ आ रही है। एक दफा अपने हाथ से पहले से आपने जब केस स्टडी निकाली होगी, आपको पता होगा इस पॉइंट पे आके मैं फंसा हूं, इस लाइन का मुझे मतलब समझ नहीं आया, इस लफ्ज का मतलब समझ नहीं आया, ये सर से पूछना है। ठीक है, तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन के एंड पे आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम फेस किया आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, वो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करें जी। क्वेश्चन 2 सबसे पहले कह रहे हैं जस्ट हाउ वुड यू मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। 2 सिचुएशंस दी हैं, अलग-अलग आंसर करेंगे। और रिक्वायरमेंट से क्या क्लियरली हमें यह पता चल रहा है कि हमने सिर्फ रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट्स की हद तक डिस्कशन करनी है, उससे बाहर जो ऑडिटर के प्रोसीजर है, जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उसकी बात नहीं करनी। पहला, ए क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज ए हिस्ट्री ऑफ टैक्स कंटीजेंसीज arising out of appeals pending at various levels। टैक्स कंटीजेंसीज वाला केस आ गया। उसने कहा बहुत सी टैक्स कंटीजेंसी है जो वेरियस लेवल पे पेंडिंग है, कोई इनिशियल लेवल पे है, कोई एंडिंग लेवल पे है, कोई हो सकता है सिविल कोर्ट में हो, कोई हो सकता है कि हाई कोर्ट में हो, कोई सुप्रीम कोर्ट में हो, टैक्स कंटीजेंसीज है। Company has disclosed all such tax contingencies along with the estimated amounts in accordance with the accounting standards। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बता, इस वाली लाइन में तो सबसे अहम इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चली वो थी टैक्स कंटीजेंसीज, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। दूसरी वाली स्टेटमेंट में सबसे अहम इन्फॉर्मेशन उसने हमें क्या बताई है कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्क्लोज हुई। यार वो हमें बताना चाह रहा है ये मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन वगैरह नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसने उसको इंक्लूड कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक।
एज्यूम दैट द एग्रीगेट सम ऑफ दिस कंटिजेंसीज इज मटेरियल। एज्यूम कीजिए कि ये एग्रीगेट अमाउंट मटेरियल है। पहली चीज, क्या कोई मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। क्या कोई और एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है रिपोर्ट का? की ऑडिट। अच्छा, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये एमसीक्यू मैटर भी तो हो सकता था? हाँ, उसने डिटेल में डिस्कशन नहीं की कोई खास तौर पे, उन्होंने जनरली बात किया कि बहुत से केसेस होते हैं, तो इसमें अगर कोई एक बड़ा केस होता तो हम उसको एमसीक्यू मैटर में लेके जाते। ये की ऑडिट मैटर क्लियर यहाँ पे? चलिए, अच्छा मुझे ना कुछ स्टूडेंट चाहिए क्लास में जो अपने आप को सबसे फारिग समझते हैं, कहते हैं सारी क्लास को समझ आ जाएगी, बस मुझे समझ नहीं आनी, या मुझे भाई खुदा का खौफ कर, झूठ तो ना बोले। नहीं खुद असल में मैं ये टारगेट बेंचमार्क बनाना चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद होगा इन स्टूडेंट्स को सामने रख के कंसेप्ट को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करना कि इन स्टूडेंट को समझ आ जाए। अगर उन स्टूडेंट को समझ आ गई तो मैं समझूंगा बाकी क्लास को भी समझ आ गई। नहीं, और लाजमी है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, एक आप, ठीक है, ये भाई, ये आप, हाँ आपने अब इसी जगह पे बैठ, कोशिश करनी है कि इसी जगह के इसके आसपास बैठे। आप कॉर्नर पे हैं, आप नहीं ये प्राइस वगैरह नहीं मिलेंगे, ये आप, ठीक है आप है, चले ठीक चले ठीक। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को अगर समझ आ जाए ना कंसेप्ट्स की, तो उन्होंने, मैं पूछूंगा समझ, उन्होंने यस सर नहीं कहना, नो भी नहीं कहना, साइलेंट रहना। सिर्फ ये जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाँ ये बताएंगे मुझे, ये बोलेंगे, ठीक, कोशिश करें यही फीडबैक दे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं रिपीटर्स भी क्लास में बैठे हैं चंद एक, तो नहीं पेपर सारे देने चाहिए, तो जब वो फीडबैक देते हैं ना, तो मैं समझ रहा होता हूँ कि शायद इनको समझ आ गई है, तो क्लास के बाद 1-2 स्टूडेंट आके कहने लगे सर वो हमें ना कुछ कंसेप्ट की समझ नहीं आई, तो फिर वो वैल्यूएशन नहीं हो पाती। तो जब हम वीकेस्ट स्टूडेंट्स को, या वीकेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है हमारे यहाँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, उनको बेंचमार्क बना के चलेंगे तो मेरा ख्याल है सबके लिए फायदा है। चलिए, ये जो भी जिन स्टूडेंट्स को मैंने हाईलाइट किया, ये क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? खैर आगे चलते हैं। सेकंड, यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी आफ्टर द ईयर एंड। यू आर अपॉइंटेड, जी भाई बताइए क्या पता चल रहा है? इनिशियल ऑडिट, कैसे पता चला? अपॉइंटेड के लफ्ज़ से इनिशियल ऑडिट है, तो फौरन मेरे जहन में एक अदर मैटर तो आ गया, मेरे जहन में फौरन आ गया कि ये, क्योंकि इनिशियल ऑडिट है। आगे चलते हैं। दैट इज जून 30, 2005। Hence you have not been able to physically observe the counting of inventories at year end। जाहिर है year end के बाद अपॉइंट हुए हैं, तो year end की इन्वेंटरी तो काउंट नहीं हमने की होगी, तो कोई मसला नहीं है। अभी एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया ना, तो अगर कंपनी के रिकॉर्ड वगैरह सही हालत में मौजूद है कि इस अरसे में जून के बाद, फर्ज कीजिए हम 15 जुलाई को अपॉइंट हुए, अगर तो 30 जून और 15 जुलाई के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगर इनका रिकॉर्ड मौजूद है कंपनी के पास, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ले लेंगे। कुछ याद है ना आपको तरीकाकार कि अगर हम 15 जुलाई को अपॉइंट हुए हैं तो 30 जून का स्टॉक कैसे वेरीफाई करेंगे? स्टेप नंबर 1, 15 जुलाई का स्टॉक वेरीफाई करेंगे फिजिकली। स्टेप नंबर 2, जो इंटरम पीरियड की 15 दिन की सेल्स हैं, इनको ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, परचेजेस को लेस कर देंगे, ठीक है, तो रिवर्स वर्किंग के जरिए पहुंच जाएंगे। मेरे जहन में ये आया अभी तक। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है फर्दर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कुड नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं आप जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर सोच रहे थे वो भी परफॉर्म नहीं हो सकते, स्कोप लिमिटेशन, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करेंगे बताइए आप? स्कोप लिमिटेशन है, हाँ जी। अच्छा बताइए, उसने इफेक्ट बताया कोई? नहीं, शाबाश। तो अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफेक्ट परवेसिव है तो नहीं भाई, वो जिससे बाकी अपने जहन में जवाब लेके हैं, जिससे पूछो सिर्फ वही जवाब दे, बाकी अपने जहन में। अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर, हाँ पहले एडवर्स कहा था आपने, हाँ? अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बताइए अगली लाइन क्या? एक तो लाइन ये लिख देंगे, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज परवेसिव। अगली लाइन क्या लिखेंगे? अदर मैटर अभी नहीं लिखना, अगली लाइन लिखनी है, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑडिटर शैल आल्सो इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, और उसमें क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? हाँ जी,
कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था जिसने इस डेट के ऊपर ये टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया, जो भी टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया वो उसने बताया नहीं, वरना हम कह देते कि अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड। ये क्लियर हो गया? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? नहीं, सिर्फ हमने एग्जाम में सिर्फ इतनी लाइन लिखनी है, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / डिस्क्लेमर ओपिनियन। उसको एक्सप्लेन नहीं करना, यानी उस पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग की तरफ नहीं जाना, सिर्फ ये लाइन लिखनी। जैसे हम ये लिखते हैं ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन, उसकी ड्राफ्टिंग तो नहीं करके देते उसे क्वेश्चन में कि क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर, ये ड्राफ्टिंग तो नहीं करते, तो उसी तरह ड्राफ्टिंग नहीं करनी, सिर्फ उसको बता देना। क्लियर जी? जी। टैक्स कंटीजेंसीज क्या होती हैं हमारे? कंटीजेंसी का मतलब, टैक्स कंटीजेंसी का मतलब ये है, एफबीआर ने हमें कहा 10 लाख लेके आओ, हमने कहा कौन सा 10 लाख? उसने कहा जो पिछले साल आपने कमाया है। हमने कहा नहीं, वो तो हमने हमारे बैंक में आया, लेकिन वो पैसे हमने उधार लिए हैं, वो तो हमने वापस करने हैं। एफबीआर वाला कहता है हमें बेवकूफ ना समझो, हमें पता है वो तुमने उधार नहीं लिया, तुमने वापस नहीं करना। झगड़ा हो गया दोनों में, हमने अपील फाइल कर दी, अब केस अपील में है। ये है टैक्स कंटीजेंसीज। काउंटिंग ये कहती है हो सकता है फैसला आपकी फेवर में आ जाए, हो सकता है आपके अगेंस्ट आ जाए, ठीक है। इसमें अगर हमें लग रहा हो कि फैसला हमारी फेवर में आ जाएगा तो हम सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं, और अगर लगे फैसला हमारे खिलाफ होगा यानी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टैक्स कंटीजेंसी का मतलब अभी फैसला नहीं हुआ, मामला पेंडिंग है। कंटीजेंसी का मतलब होता है पेंडिंग, इशू पेंडिंग। जी, स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं अल्टरनेटिव कुड नॉट बी फाउंड ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो मेंटेन नहीं की। बिल्कुल, वो पॉइंट भी आ सकता है, वो पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन याद रखें हर स्कोप लिमिटेशन में ये पॉइंट नहीं आएगा। अगर क्लाइंट ने हमें इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट नहीं करने दिया, ये भी स्कोप लिमिटेशन है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेटर को कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया, ये भी स्कोप लिमिट है, लेकिन इसका ताल्लुक बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं है। तो हर स्कोप लिमिटेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला पैरा नहीं आएगा। हाँ, जहां पे वो कह दे रिकॉर्ड वगैरह मौजूद, वहां पे इसमें आएगा। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, इसमें हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला भी मॉडिफाई करेंगे। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर जी? आगे चलते हैं जी। देखिए, हाँ, असल में सोल्यूशन आईकैप का जो होता है ना, हाँ, अपडेट नहीं किया, बात है बस, ठीक है, बिल्कुल नहीं, हाँ, टाइम बच गया मेरा भी, आपका भी। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ अबव कंपनीज व्हाट वुड बी योर सजेशन टू द कंपनीज मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अबव सर्कमस्टेंसेस। व्हाट वुड बी योर सजेशंस, व्हाट वुड बी योर सजेशंस। इसका मतलब है रिक्वायरमेंट उसने थोड़ी सी बदल दी। अब हमने कंपनी को सजेशन भी देनी है, भैया ये काम कर लो, ये काम कर लो, सजेशन भी दे, ये ना करो, सजेशन भी देनी है। On the financial company, also explain type of opinion you would issue if the company management do not agree with your suggestion. इसका मतलब है अगर कंपनी हमारी सजेशन नहीं मानती तो हमने ये भी बताना है टाइप ऑफ ओपिनियन क्या देंगे। यानी हमारे रिक्वायरमेंट के 2 हिस्से हैं, एक सजेशन और एक ओपिनियन। सजेशन और ओपिनियन। पहले कह रहा, you are the auditor of certain companies, audit of which have been finalized and audit opinions are expected to be shortly issued. Significant issues concerning these audits are as follows. अच्छा, मुझे बताइए, इसमें उसने कहा है कि टाइप ऑफ ओपिनियन भी बताना है, तो पहले तो मैं सजेशन बता दूंगा, फिर क्लाइंट ने सजेशन नहीं मानी तो मैं बता दूंगा टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा। क्या रिपोर्ट का अगर कोई अदर एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है, एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर, वो भी बताना चाहिए कि नहीं? खा गए मार। मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी सॉल्व करते हुए इफेक्ट ऑन रिपोर्ट और इफेक्ट ऑन ओपिनियन एक ही चीज है। दोनों केसेस में रिपोर्ट को कवर करना है। यानी इफेक्ट ऑन ओपिनियन में अगर रिपोर्ट का कोई और एलिमेंट आ रहा है वो भी बताना है। कंसेप्चुअली मैं भी पहले आप ही की तरह सोचता था कि इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछे तो सिर्फ ओपिनियन बताओ, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे तो रिपोर्ट बताओ, जो कुछ भी रिपोर्ट में एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है, और इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे तो फिर वो भी बताओ। लेकिन इफेक्ट ऑन ऑडिट वाले केस में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है
इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे तो मतलब कंप्रीहेंसिवली उसने सब कुछ पूछ लिया, प्रोसीजर है प्रोसीजर भी बताने हैं, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट है वो भी बताना है। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे वो भी ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑन ओपिनियन जब पूछता है ना तो सॉल्यूशन में वो एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर को भी डिस्कस कर दिया करता है, अदर एलिमेंट्स को। तो फिर इससे हमने कंसेप्ट बिल्ड किया कि जब वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछे या इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, इसका मतलब है रिपोर्ट में जो कुछ भी एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है बताओ, क्योंकि सॉल्यूशन ये रिकमेंड करता है। क्लियर होगी? तो यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट ओपिनियन के अलावा कोई और भी एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है रिपोर्ट का वो भी बताऊंगा। कंपनी ए subsequent to the year end a debtor from whom a significant balance is due initiated winding up proceedings। अच्छा मुझे बताइए, मुझे डिस्कशन मुझे करने दीजिए, अभी आपके जहन में जो भी जवाब आए ना उसे अपने तक रखें, सिर्फ ये देखें टैली करें। subsequent to the year end के बाद उसने नहीं बताया डेटर के साथ वुकूआ क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब है नॉर्मल केस है। तो नॉर्मली बैंक्रप्सी ऑफ डेटर नॉर्मली क्या होता है, एडजस्टिंग इवेंट। ये तो आपको सब्सिक्वेंट के लफ्ज से पता चल गया है सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट कौन सा होता है, जो ईयर एंड के बाद अगर हुआ हो। सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद हमने डिसाइड करना होता है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। तो बैंक्रप्सी ऑफ डेटर्स नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन अगर कह देता कि टेररिस्ट अटैक हुआ है ईयर एंड के बाद, कह देता डेटर की फैक्ट्री जली थी इस वजह से डेटर बैंक्रप्ट हुआ, फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी जब कंफर्म बता दे कि बैंक्रप्ट उस वजह से, उस वकूए की वजह से हुआ है जो ईयर एंड के बाद है, तो फिर नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। वरना नॉर्मली हम क्या अज्यूम करते हैं कि कोई भी डेटर बैंक्रप्ट होता है, अचानक नहीं होता, पिछले कई महीनों से कहानी चल रही होती है उसके साथ। तो नॉर्मली बैंक्रप्सी ऑफ डेटर इज एडजस्टिंग इवेंट। बताइए क्या सजेशन देंगे, आप बताइए क्या सजेशन देंगे क्लाइंट को, और कोई नहीं बोलेगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट है, शाबाश। मैनेजमेंट को सजेशन करेंगे कि मैनेजमेंट की प्रोविजन रिकॉर्ड करे या इसको राइट ऑफ करे, शाबाश, ये हमने उसे सजेशन दे दी। अगर मैनेजमेंट ये सजेशन नहीं मानती तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट ये सजेशन नहीं मानती तो क्या करेंगे, तो ये शाबाश मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। अच्छा इफेक्ट क्या उसने बताया हमें, उसने लफ्ज सिग्निफिकेंट कहा है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, मटेरियल भी हो सकता है परवेसिव भी। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड टू बी, अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स टू बी। और नीचे लाइन क्या लिखेंगे, Auditor shall explain nature of misstatement in basis for qualified / adverse opinion section। क्लियर? अच्छा जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मेरे भाई आप बताइए, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है तो इसकी वजह से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी तो आना चाहिए, लिस्ट में बड़ा था। क्या हम इस क्वेश्चन में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखेंगे? क्या आएगा जिससे पूछूं, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा क्या? डिस्क्लोज, ये तो उसने एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट हो गया हुआ है। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्यों नहीं आएगा, तो क्या आएगा? देखिए एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ नहीं है, रीजन ये है कि इसी की वजह से हम ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं। जब एक चीज की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए तो उसकी वजह से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। सही कंसेप्ट नहीं पिक किया हुआ आपने। तैयार रहिएगा कि मैं फिर आऊंगा आपकी तरफ। भैया समझ आ गया? अगर क्लाइंट ने हमारी सजेशन मान ली होती उस सूरत में एम्फेसिस ऑफ मैटर आता, उसमें कंपनी भी याद रखे जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं वो सिर्फ डिस्क्लोज होते हैं। एडजस्टिंग इवेंट की काउंटिंग भी होती है, वो डिस्क्लोज भी होते हैं। हाँ डिस्क्लोज भी होते हैं। कंपनी बी, कंपनी इज ए शिपिंग लाइन with more than 6 ships as its assets. Subsequent to the year end, one of its high value ship carrying huge stock for other parties sank in high seas. सब गहरे पानियों में डूब गया। मेरे भाई आप बताइए, प्यारे भाई आप ही बताइए, मेरा ये ख्याल कि ये गोइंग कंसर्न का सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड है, ये गोइंग कंसर्न का इशू है। जहाज डूब गया कंपनी का, साबित करे गोइंग कंसर्न का इशू है कि नहीं? क्यों नहीं है जी भाई, क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि 6 में से एक, अगर एक ही शिप होती ना और वो डूब जाती फिर गोइंग कंसर्न का, शाबाश। अब 6 में से गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है जी। अब बताइए ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये रेंट के बाद जो भी हमारा ऐसे डिस्ट्रॉय होता है, अगर आग लगती है, सैलाब, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जी बताइए हम मैनेजमेंट को क्या सजेशन देंगे? नहीं जिससे पूछ रहा हूं वो बताएं, बाकी अपने जहन में रखें जी। डिस्क्लोज करेंगे, मैनेजमेंट से कहेंगे कि आप ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज कर दें। ये तो होगी हमारी सजेशन। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, हमने बताना था कि उसका इंपैक्ट, अगर मैनेजमेंट ने सजेशन नहीं मान,
अगर मैनेजमेंट ये सजेशन नहीं मानती, यानी मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती, हमारा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्क्लोजर जो आना चाहिए ना शामिल करें, वो मिस स्टेटमेंट होती है। इफेक्ट क्या है? दिल को दिल से राह होती है। मैं भी समझ गया क्या कहा, वो भी समझ गया क्या कहा। जी मेरे भाई, जी भाई, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट, अच्छा उसने कहा है हाई वैल्यू शिप, क्या उसने बताया मटेरियल? बताया पर वैसे तो इस सूरत में क्या लिख करते हैं दोनों? अगर इफेक्ट मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन? और कोई ना बोले। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन? इफेक्ट मटेरियल हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन, बोले इफेक्ट मटेरियल हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। हाँ एडिटर एक और लाइन ऐड करेगा, एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स। भाई ये क्लियर हुआ जी? स्टॉक उस दूसरे पार्टीज का जो उसका गुम हो गया, उसने उसके उनको पैसे नहीं देने होंगे। अब देखिए उसने हो सकता है उनकी इंश्योरेंस करवाई हो, इसलिए हम उस साइड पे नहीं गए, उस साइड पे नहीं गए, ठीक है जी। जैसे अगर हमारी मशीनरी जल जाए तो वो सब्सिक्वेंट डिस्क्लोजर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंश्योरेंस करवाई है तो आपको पता है उसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट कम हो जाती है, हम उतना रिकवरेबल रिकॉर्ड करके लॉस हमारा कम हो जाता है, लेकिन वो तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। हमने तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सिर्फ डिस्क्लोजर की हद तक रहना है जी। रिवर्स ना, एक कंपनी बी पे पहुंच के फिर ए ना प्रीवियस पार्ट की तरफ, उस वक्त जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, असल में कंसर्न बना होता है ना। अब मेरे सर में सारा बी का, आपके सर में भी बी का कंसर्न बना होगा, ए की तरफ लेके जाएंगे, सारी कहानी दोबारा मुझे याद करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल अभी पहले बी का पूछ लो, फिर ए की तरफ दोबारा आ जाता हूं। बी में कोई प्रॉब्लम? अब पूछिए क्या कह रहे हैं आप? significant balance is due or binding of proceeding शुरू होती है। significant balance में के तो इस तरफ नजर जाती है कि मेजर डेटर होगा, हाँ जी, गोइंग कंसर्न की तरफ जाती है थोड़ी। अच्छा सिग्निफिकेंट, उन्होंने कहा सर सिग्निफिकेंट में गोइंग कंसर्न की तरफ जाती है, गोइंग कंसर्न की तरफ जाती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल मेरे जहन में भी मेजर डेट। लेकिन याद रखें, याद रखें, अगर उसने सिर्फ इतना कहा ना सिग्निफिकेंट डेटर है, हम सोचते हैं मटेरियल भी हो सकता है परवेसिव, यही सिखाया ना सिग्निफिकेंट मेजर दो लफ्जों का। अगर वो ये कहे, फर्क देखिएगा, सिग्निफिकेंट डेटर था जिसको 60% सेल कर रहे हैं, अब जब वो गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाता है ना, हमेशा याद रखें क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, फिर इंफॉर्मेशन को रेगुलर नहीं रखेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देगा। आगे चल के आप देखेंगे कुछ केसेस में डेटर बैंकरप्ट होगा, वो गोइंग कंसर्न की तरफ भी जाएगा, लेकिन उसमें डेटर को फिर मजीद वो आगे बताता है कि ये वो डेटर है जिससे हमारा टोटल का 70% रिसीवेबल, टोटल डेटर का 70% इससे रिसीवेबल था, या टोटल सेल्स का 55% इसी एक बंदे को सेल करते हैं। वो इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर साथ देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए सी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी सी, कह रहे ऑडिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर फॉर डे टू बी फाइनलाइज्ड बाय 4 जनवरी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईयर एंड 2003 31 दिसंबर और 4 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाए? पॉसिबल है किस सिचुएशन? हाँ पहले शुरू कर ले ईयर एंड से, हाँ तो उसको क्या, जो पहले शुरू ईयर एंड से पहले अगर हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, क्या कहते हैं? हमारे पास प्रैक्टिकली ऑप्शन होती है, चाहे तो सारे के सारे प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करें, लेकिन अगर काम जल्दी करना हो तो कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले और कुछ बाद में परफॉर्म किए जाते हैं। जब हम अपने ऑडिट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक हिस्सा ईयर एंड से पहले कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और एक हिस्सा ईयर एंड के बाद करने हैं, तो जो ईयर एंड से पहले वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं इंटरम ऑडिट। इंटरम बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट इसको इंटरनल समझ लेते हैं। इंटरम ऑडिट
और जो ईयर एंड के बाद प्रोसीजर परफॉर्म होंगे उसे कहते हैं फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट। तो आप मुझे बताइए इंटरम ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी? कोई नहीं बोलेगा। लिमिटेड एश्योरेंस के रीजनेबल लिमिटेड। इंटरम ऑडिट हमारे ऑडिट का ही एक हिस्सा है, नाम में लफ्ज ऑडिट आ रहा है तो लिमिटेड एश्योरेंस तो हो ही नहीं सकती, लिमिटेड एश्योरेंस हो ही नहीं सकती। ये हमारे ऑडिट का ही एक हिस्सा है, ऑडिट का हिस्सा है जी। आप बताइए इंटरम ऑडिट पे और फाइनल ऑडिट पे अलग अलग रिपोर्ट इशू होगी कि एक ही रिपोर्ट इशू होगी? एक ही, क्योंकि एक ही ऑडिट का हिस्सा है ना दोनों, एक ही रिपोर्ट इशू होगी जो फाइनल ऑडिट के बाद होगी। तो उसने पहले इंटरम ऑडिट कर लिया होगा। अब क्या कह रहा है? क्रेडिट पीरियड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 3 months। यू नोटेड दैट सिग्निफिकेंट सेल्स वर मेड इन लेट दिसंबर 2003। हमारा रिस्क बढ़ गया। हमने कहा सिग्निफिकेंट सेल्स दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुई है, इसका मतलब है टारगेट अचीव करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वजह से रिस्क बढ़ गया। हमने कहा इसको तो हम ध्यान से वेरीफाई करेंगे। यू हैव रिक्वेस्टेड द कंपनी टू प्रोवाइड द एविडेंस फॉर सच सेल्स। आपने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि एविडेंस प्रोवाइड करे, विच रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट बाय देम टू इट्स फील्ड ऑफिस। जो उन्होंने कहा फील्ड ऑफ यानी ब्रांच में कहीं सेल हुई होगी, उन्होंने ब्रांच वालों से कहा रिकॉर्ड भेजो। However, the company considered that these evidence may not be timely available by 4 January 2004 due to law and order situation in the area where the field office is situated। कहता है वहां पे हालात खराब हैं, आप रिक्वायरमेंट भूल गए हैं। रिक्वायरमेंट में पहले सजेशन था, क्या सजेशन है? पहली सजेशन हम रिकॉर्ड प्रोवाइड करें, लेकिन उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन इलेक्ट्रॉनिकली उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सेंड कर दें। हालांकि उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, उसकी रिलायबिलिटी, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, एक तरह से फोटोकॉपी है, लेकिन एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ। वो भी नहीं तो डेडलाइन एक्सटेंड कर दें। आपके साथ जब हालात ठीक होंगे तब रिपोर्ट ले लीजिएगा। अगर क्लाइंट ये भी सेशन नहीं मानता फिर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन, ठीक है जी, स्कोप लिमिटेशन है। और इफेक्ट बताया उसने कहीं? इफेक्ट नहीं बताया। तो अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड और परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जी। और कोई क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया ये? हाँ जी, डेटा से भी आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात कर सकते हैं, उन डेटा से भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन याद रखें अगर हमारा रिस्क ज्यादा है तो हम फिर ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है बोथ सोर्सेस से एविडेंस मिले, इंटरनल से भी एक्सटर्नल से भी, ठीक है। वो भी आप सजेशन में ये लिख सकते हैं कि हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करके अल्टरनेटिव प्रोसीजर की कोशिश करेंगे। सजेशन हमने उनको अपना प्रोसीजर, इसलिए कि हमें जो चीज चाहिए वो तो हम क्लाइंट को कहेंगे ना कि सर हमें ये चीज प्रोवाइड कर दें, डेटर का एड्रेस प्रोवाइड कर दें, हमें परमिशन अलाउ करें कि उसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करें। चलिए ये समझ आ गया आप जी। सजेशन में क्या नहीं कह सकते? सेल्स रिवर्स करे फ्रॉड। देखिए जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे ना कि मिस स्टेटमेंट है तब तक आप रिवर्स करने को नहीं कह सकते। हम एडजस्टमेंट तब ही प्रपोज करते हैं क्लाइंट को जब हमें कंफर्म हो जाए कि मिस स्टेटमेंट है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए ये आज का लिए इतना काफी है। जी आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। पॉइंट 2 ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर एक्सेप्टेंस। कह रहा है ऑडिटर शुड, हाँ जी बिल्कुल। देखें प्रोसीजर में सबसे पहले तो कह रहा है ऑडिटर अपनी कंसेंट बताएगा कंपनी को एजीएम से पहले, क्योंकि आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा या आगे वैसे हमने भी पढ़ना है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है एजीएम में। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है ना उसकी अपॉइंटमेंट होती है एजीएम में। तो हमने अगर यस है हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर के बाद हमारा आंसर है यस, तो हमने क्लाइंट को एजीएम से पहले यस करना है ताकि वो एजीएम में क्या कर सके, हमें अपॉइंट कर सके और पुराने ऑडिटर को रिमूव कर सके, ठीक है। लीगली हमने ये इंश्योर करना है तभी हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होंगे।
ऐसे नहीं होगा कि पुराना ऑडिटर भी काम कर रहा है हम भी साथ काम कर रहे होंगे, नहीं, हमने इंश्योर करना है कि एजीएम में पुराने ऑडिटर को रिमूव कर दिया गया है और हमें अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है जी। सर अगर क्लाइंट हमारे पास आता है वो कहता है हमारे एजीएम में 2 दिन तो हमें इससे पहले यस करें तो जैसे ये प्रोसीजर परफॉर्म करिए। देखिए अगर क्लाइंट फर्स्ट कीजिए एजीएम से 2 दिन पहले आता है और हमें एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर परफॉर्म करने में के लिए 7 दिन चाहिए, तो क्या हम उसे जल्दी जल्दी में यस कर दें? नहीं, हमने अपना रीजनेबल जो भी प्रोसीजर स्टैंडर्ड देखा है वो परफॉर्म करने हैं। टाइम की कमी कभी भी इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं होती कि आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, कभी भी, ना एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ना उसके बाद। ठीक है जी। क्या ये जो हमने अभी केस किया जिसमें वो 4 तारीख को ईयर एंड के बाद 4 तारीख को एविडेंस है, क्या वो प्रोसीजर परफॉर्म किए बगैर 4 दिनों में तो दिन रात एक कर दे, जितना काम हो करे, और बाद में कह दे कि जी मैंने तो जितना भी मैक्सिमम एविडेंस हो सकता ले लिया लेकिन टाइम कम था इसीलिए मैं सारा एविडेंस नहीं ले सका? नहीं माना जाएगा, नहीं माना। कहा जाएगा या तो आप इंटरम ऑडिट कर लेते, अगर नहीं तो एक्सेप्ट ही ना करते। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? मैनेजमेंट वगैरह जो शेड्यूल को रिपोर्ट है एजीएम से पहले 35 डेज पहले उसमें सेशन ऑर्डर का नाम शामिल है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लॉ में आपने पढ़ा होगा, वो प्रोसीजर हम स्टडी करेंगे। मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा क्लास को, क्योंकि वो अभी सारे स्टूडेंट ने लॉ नहीं पढ़ा हुआ और फिर वो भी हमने स्टडी करना है। वो ठीक कह रहे हैं, वो वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो आपने लॉ में पढ़ा हुआ है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओवरव्यू अपने ध्यान में रखिएगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के हमने 2 हिस्से किए थे, एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर और एग्रीइंग टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। लेकिन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बारी तब आएगी जब एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर का आंसर यस होगा। अब एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर के अंदर हमने क्या सीखा कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने कुछ फैक्टर कंसीडर करने हैं। वो 3 फैक्टर्स या 3 मैटर्स हमने पढ़े कि देखना है क्लाइंट में इंटेग्रिटी है कि नहीं, देखना है हम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, दोनों बंदे इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और अगर प्रीवियस एंगेजमेंट का कोई इशू हो सकता है पास्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड की हो, तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे। इसी को मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, और इसी को समटाइम हम एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर भी कहते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर का क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ जाए, 4-5 नंबर का, तो फिर हम अपने क्वेश्चन को मजीद आगे लेके जाते हैं कि अगर ये मैटर्स कंसीडर करते हुए हमारे सामने कोई थ्रेट आ जाए, यानी पता चल जाए क्लाइंट में इंटेग्रिटी नहीं है, पता चल जाए हमारी फर्म ने इसे पहले इस तरह का क्लाइंट किया ही नहीं, हमारी फर्म के पास नॉलेज ही नहीं है हमारे लोगों के पास, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, वो प्रोसीजर या वो सेफगार्ड भी हम क्वेश्चन का हिस्सा बना सकते हैं अगर मार्क्स ज्यादा हो। तो सबसे पहले हमने सीखा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। वो 3 फैक्टर्स हैं मेजर। अगर इन फैक्टर्स से कोई थ्रेट अराइज हो जाए, कोई इन फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हमें पता चले कोई थ्रेट आ गया, वो थ्रेट 2 तरह के हो सकते हैं। एक, क्लाइंट की इंटेग्रिटी पता चले तो क्या करना है, हमारी कॉम्पिटेंस में मसला हो तो क्या करना है, ये दोनों हमने पढ़ लिए। आज हम कहानी इससे आगे लेके चल रहे हैं, बल्कि इससे आगे नहीं, इन्हीं प्रोसीजर्स में एक प्रोसीजर है सबसे अहम कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना होना, तो सबसे अहम प्रोसीजर क्या है, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन करें, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लें, क्योंकि क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में क्लाइंट तो हमें खुद कुछ नहीं बताएगा, उसके बारे में इधर उधर से पता चलेगा ना। वैसे तो आप दूसरे सोर्सेज से भी एविडेंस ले सकते हैं, आप अखबारों में भी बाज़ औक़ात बिजनेस मैगजीन होते हैं, उनमें जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, नेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिशनर्स है, दूसरे टैक्स एक्सपर्ट वगैरह दूसरे लोग, इनसे भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स, सबसे अहम सोर्स क्या है, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने पूरा साल गुजारा है क्लाइंट के साथ, उसको पता है क्लाइंट के में इंटेग्रिटी लेवल क्या है, इसीलिए हमें उसने इस कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। और याद रखें, ये कम्युनिकेशन करना हर इनकमिंग ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड का हर इनकमिंग ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो आउटगोइंग ऑडिटर को यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखे। इस लेटर को नाम दिया गया है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर क्या है, ये एक ऐसा लेटर है जो इनकमिंग ऑडिटर, आने वाला ऑडिटर, आउटगोइंग ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर को एक्सेप्टेंस से पहले लिखता है, और इसमें वो क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है कि अगर इस क्लाइंट के बारे में आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सके, हमें बता दे। अगर इंटेग्रिटी का मसला है मैनेजमेंट की, वो भी बता दे।
अगर कोई और मसला वो भी बता दे। और भी तो मसले हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसकी फीस ही ना दी हो, मैनेजमेंट ने कोई इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन लगा दी हो प्रीडिसेसर ऑर्डर के ऊपर, कोई डिसएग्रीमेंट हो उनका, ये बड़े बड़े इश्यूज, ठीक है, ये भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लेटर लिखते हुए अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिकली जनरलाइज रखते हैं। हम ये नहीं कहते स्पेसिफिकली कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में कोई इशू है तो वो हमें बता दो, हालांकि सबसे बड़ा मकसद यही होता है, लेकिन हम कहते हैं कि छोटे मोटे और भी तो रीजन हो सकती है, जैसे कोई फीस पेंडिंग हो, जैसे कोई डिसएग्रीमेंट या स्कोप लिमिटेशन इंपोज की गई हो उसके ऊपर। तो हम इसीलिए अपनी लैंग्वेज को जनरलाइज रखते हैं। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में क्या लिखते हैं, आउटगोइंग ऑर्डर, कि अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे एक्सेप्टेंस डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है, हमें बता दे। उसमें अगर इंटेग्रिटी का मसला हो, आउटगोइंग ऑर्डर वो भी बता देता है। उसमें अगर कोई फीस वगैरह का इशू हो, ऑडिटर वो भी बता देता है। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर पे इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन इंपोज की गई थी, डिसएग्रीमेंट था किसी काउंटिंग इशू के ऊपर, प्रीडिसेसर ऑडिटर वो भी बता देगा। तो ये मकसद समझ आ गया प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में सबसे अहम प्रोसीजर, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में सबसे अहम प्रोसीजर यही होता है, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना प्रीडिसेसर ऑडिटर। अब जरा इसका डिटेल प्रोसीजर स्टडी करते हैं। अब इसमें चूंकि दो लोग इन्वॉल्व है, एक है इनकमिंग ऑडिटर और दूसरा आउटगोइंग ऑडिटर, तो इसीलिए हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आधा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इनकमिंग ऑडिटर बनके, आधा कंसेप्ट स्टडी करेंगे आउटगोइंग ऑडिटर बनके। पहले इनकमिंग ऑडिटर, क्या हमारे लिए लाजमी है हर एंगेजमेंट में हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर्स को लेटर सेंड करना है जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर होगा? यस, हमेशा। हाँ, पिछले साल अगर इनिशियल ऑडिट है तो हमेशा, लेकिन अगर फर्ज कीजिए पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं या हमने ही किया तो फिर तो प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई नहीं होगा। वरना अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया तो हमेशा हमने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है, लेकिन पहले क्लाइंट की परमिशन लेनी है। सर, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर सेंड करना चाहते हैं, क्या लेटर सेंड करते हैं? ये परमिशन क्यों लेनी है? कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो क्लाइंट्स की परमिशन लेना जरूरी। और ये पूरा कंसेप्ट पढ़ते हुए एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, हमने अभी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, हमारा भी एग्रीमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्लाइंट से परमिशन, सर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रीडिसेसर ऑडिटर से ऑब्टेन कर लें। अब इसमें देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, क्लाइंट परमिशन नहीं देगा। अगर क्लाइंट परमिशन नहीं देगा तो ये हो जाएगी स्कोप लिमिटेशन। और कैसी स्कोप लिमिटेशन? बिफोर एक्सेप्टेंस। हम कहेंगे एक्सेप्टेंस से पहले ही ये स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, एक्सेप्टेंस के बाद पता नहीं क्या कुछ करेगा। हम इसको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 अल्फाज बोल रहा हूं, एक स्टूडेंट फेल हुआ, 2 पास। आपने बताना कौन सा स्टूडेंट फेल हुआ। एक स्टूडेंट ने लिखा ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट, दूसरे ने कहा ऑडिटर शैल रिफ्यूज एंगेजमेंट, तीसरे ने कहा ऑडिटर शैल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। विड्रॉ वाला, विड्रॉ का लफ्ज होता है एक्सेप्टेंस के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है। तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे। क्लियर हो गया? रीजन समझ लगे क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से उसने मना कर दिया हमें लेटर सेंड करने से, तो ये एक तरह से हमारी स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अगर उसने इजाजत दे दी, हमने लेटर सेंड कर दिया, रिप्लाई आया और रिप्लाई में लिखा था सब कुछ ठीक है, कि क्लाइंट में कोई मसला नहीं है, उसने कहा जी क्लाइंट बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है, हमने बेसिकली इस वजह से इसको चेंज किया क्योंकि हमारे पास और भी क्लाइंट थे तो हम उधर बिजी हो गए, इस वजह कोई मसला नहीं, रिपेयर रिसीव्ड एंड ओके, क्या करें सब कोई इशू नहीं, कोई इशू। फिर अगर सेंड किया, इजाजत दे दी क्लाइंट ने, सेंड किया, जवाब आया, उसमें इश्यूज आए सामने, क्लाइंट में बहुत मसला है, ये फीस नहीं पे की इसने अभी तक, क्यों? क्योंकि हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया था। क्यों? क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था, फीस भी पेंडिंग है, डिसएग्रीमेंट भी है, स्कोप लिमिटेशन भी है, इनका सीएफओ जो है वो भी फ्रॉडिया है, इश्यूज सामने आए, क्या और उसने ऑडिटर एंड पे लिखा था खबरदार अगर तुम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, एक्स को एक्सेप्ट ना करना, मैं कलप रहा हूं मुझे कलपने दें, खुद कलपने की कोशिश ना करें, खुद कलपने की कोशिश ना करें, मेरी तो किस्मत में लिखा है। रिप्लाई इशू आए, क्या लाजमी है अगर इशू आए और प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा लाजमी है कि हम एंगेजमेंट को छोड़ दें? कोड स्टैंडर्ड ये कहता है, ये एट द एंड ऑफ द डे ऑडिटर की जजमेंट है, अगर कोई इशू आ जाए तो लाजमी नहीं होता आप उस क्लाइंट को छोड़ दें,
आप कोशिश करें कि क्या आप कोई सेफगार्ड या प्रोसीजर परफॉर्म करके उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं तो एड्रेस कर दें। जैसे अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा भाई ये तो फीस नहीं देते, इन्होंने हमारी फीस ही नहीं दी भाई, अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनसे कहें हमारी फीस एडवांस में दे दो, हमें पहले दे दो, और लेके भाग जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। आपको कोई और भी ऑडिट पढ़ा जाता है, दिन में तो आप मेरे से पढ़ते हैं, उसके बाद तो पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब आप गलत जगह पे हंसते हैं, आपके हंसने से बात का मतलब बदल जाता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं यार, खुदा का हो। अब बस कर दे, वापस आ जाए, बस कर। इफ इश्यूज आर आइडेंटिफाइड, भाई क्या कहाँ थे, फीस के ऊपर, फीस का अगर फीस पे, अच्छा अगर फीस है, हाँ हम सेफगार्ड क्या होगा कि हम क्लाइंट से कहेंगे सर प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस क्लियर करो, ये नहीं कहेंगे हमारी फीस एडवांस में दे दो, वैसे कहेंगे प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस। आज को हम प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस क्लियर करवाएंगे ना, कल को कोई दूसरा हमारी फीस क्लियर करवाएगा। अगर कोई डिसएग्रीमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, क्लाइंट से अभी बैठ के एग्री कर लें, सर ये फाइनेंस लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज नहीं है, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ आपका डिसएग्रीमेंट था तो इस वजह से उसने ओपिनियन मॉडिफाई कर दी, मेरे साथ अभी आप एग्री कर लें, हाँ जी मानते हैं ये फाइनेंस है, मान जाए तो फिर आगे शुरू करें, वरना उसे कहें। और इसी तरह इन अप्रूव्ड स्कोप लिमिटेशन है तो उन्हें कहा सर प्रीडिसेसर ऑडिटर को अपने स्टॉक काउंट करने की इजाजत नहीं दी थी, हमारे साथ अभी एग्री करें, हमारे पे तो इस तरह की स्कोप लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो हमारी तरफ से ना। यानी मसला सामने आए तो लाजमी नहीं है कि आप उस क्लाइंट को छोड़ दें, आप प्रोसीजर परफॉर्म करके सेफगार्ड्स अप्लाई करके उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। अगर एड्रेस इंटेग्रिटी है तो उससे पूछे कि सर ये सीएफओ है, इसमें इंटेग्रिटी का इशू है, हमें पता चला, अगर वाकई ही इशू है तो फिर इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। हमारे साथ अभी एग्री करें कि अगर हमारे साथ भी इसने झूठ बोला, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा है, हमें कंफर्म नहीं है कि वाकई झूठा है कि नहीं है, लेकिन शक पड़ गया हमारे जहन में, अगर वाकई इसने हमारे साथ भी झूठ तो फिर आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये चीजें क्लाइंट के साथ इन एडवांस एग्री कर लें, फिर आप इसके बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर हो गया? रिप्लाई उसने इजाजत नहीं दी क्लाइंट ने तो क्या करना है, ओके इजाजत दी, सब कुछ ठीक निकला, इजाजत दी लेकिन गड़बड़ निकली, अगर इजाजत दी और रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, ये सिचुएशन डिफरेंट है पहले वाली से। इसमें तो हमें हमारे ऑडिट क्लाइंट ने जिसका ऑडिट उसने इजाजत नहीं दी थी, इसमें हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखा, उससे जवाब नहीं आया। अच्छा जवाब देने के कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो सकता है प्रोफेशन छोड़ दिया उसने, हो सकता है किसी दूसरे मुल्क में हो इस वक्त, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। क्या करेंगे, हम वही इंफॉर्मेशन जो उससे ऑब्टेन करनी थी और दूसरे सोर्सेज से ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी या बैकग्राउंड सर्च नेट वगैरह पे बैठ के, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी समटाइम्स कुछ अदर कंट्रीज में ऐसी एजेंसीज भी होती हैं जो हमें क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जैसे जासूस नहीं होते, समझ लीजिए इनकी थोड़ी रिफाइन शेप, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, डेटाबेस मेंटेन किया होता है उन्होंने, तो ये इसे बैकग्राउंड करते हैं। क्लियर हो गया? ये नहीं प्रीडिसेसर कभी प्रीडिसेसर पे नहीं जाना, नहीं उसी की तरफ आ रहा हूं, पहले बताएं ये हमने क्या कुछ करना है। क्लियर हो गया? अब बन जाते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर। हम है प्रीडिसेसर ऑडिटर, अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमें इनकमिंग ऑडिटर की तरफ से, जो अभी ऑडिटर बना नहीं है लेकिन उसकी तरफ से लेटर आया, बताइए क्या फौरन जवाब दे दे, क्लाइंट की परमिशन दे, क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी। इससे हमें एक अहम लेसन मिला कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल लाजमी नहीं जब तक आप ऑडिटर क्लाइंट है तब तक अप्लाई हो, ये उसके बाद भी अप्लाई होता है, इवन उससे पहले भी अप्लाई होता है, उससे पहले भी अप्लाई, उसके बाद भी अप्लाई होता है। तो हमने क्लाइंट से परमिशन लेनी है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की। अगर क्लाइंट परमिशन दे दे तो हमने सब कुछ सच सच बताना है, हमने सब कुछ सच सच बता, अपनी तरफ से कोई दो चार लगा के मजीद ऐड करके मिर्च मसाला लगा के नहीं, हम प्रोफेशनल है, हम जो भी बात करेंगे बिल्कुल न्यूट्रल होके करेंगे। अगर अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, अगर क्लाइंट ने हमें परमिशन नहीं दी, अच्छा आप नोट कीजिए क्लाइंट की चालाकी, उसने इनकमिंग ऑडिटर को परमिशन दे दी कि हमें लेटर सेंड करे, आउटगोइंग को परमिशन नहीं दी कि जवाब ना दे, हम लेटर फिर भी लिखेंगे इनकमिंग ऑडिटर को, लेकिन इस लेटर में वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जो उसने मांगी थी, बल्कि उसे बताएंगे कि हमें परमिशन नहीं मिली, और ये भी ऐसा ही हो जाएगा इनकमिंग ऑडिटर के लिए जैसा स्कोप लिमिटेशन।
क्योंकि उसने एविडेंस कलेक्ट करने में हर्डल क्रिएट की। क्लियर हो गया? इसमें ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं थी। क्लियर हो गया जी? नहीं 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 नहीं, ये हाँ ये बिल्कुल ये वाला केस आप लिंक कर सकते हैं इसके साथ फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें तो ये इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं, ये वो वाला इशू है जो एड्रेस ही नहीं होता। जी मेरे भाई, नहीं अगर प्रीडिसेसर राइटर फर्ज कीजिए कहता है कि कोई मसले हैं तो डेफिनेटली प्रीडिसेसर राइटर की बात मैनेजमेंट नहीं मानेगी और मैनेजमेंट की बात प्रीडिसेसर राइटर नहीं मानेगा। इस केस में हम किसको ठीक समझे? देखिए हमने एक इशू सामने आ गया ना, हम सही किसी को भी नहीं कह रहे, लेकिन हम अलर्ट हो जाएंगे। हम क्लाइंट से कहेंगे अगर हमारे साथ फ्यूचर में ऐसा हुआ तो फिर हम भी मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम भी विड्रॉ। क्लाइंट से पहले एग्री कर लेंगे। अगर क्लाइंट एग्री करके हमारे साथ कि अच्छा सर कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, बाद में फिर वही काम करता है तो कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड ने हमें बाद में भी रास्ता बताया, क्या मॉडिफाइड ओपिनियन दे दें, आप विड्रॉ कर लें। नहीं इसका ये मतलब नहीं, हम ये नहीं समझेंगे अगर प्रीडिसेसर राइटर कहता है कि मुझे ऑडिट के दौरान में डिसएग्रीमेंट था, स्कोप लिमिटेशन, तो क्या हम ये समझे कि प्रीडिसेसर ऑडिटर ने सही तरीके से ऑडिट नहीं किया? नहीं नहीं, हमारे सामने इश्यूज आ गए। आपसे कोई स्टूडेंट कहता है यार ये IS 12 बहुत मुश्किल है, तो आप क्या ये समझते हैं कि उसी ने काम नहीं किया होगा, उसी ने छुट्टियां की होंगी? हालांकि ये भी रीजन, लेकिन आप अलर्ट हो जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा किया मुझे बता दिया है, अब मैं IS 12 जरा ध्यान से सीखूंगा। तो जो इशू सामने आते हैं उसका ये मतलब नहीं होता हम उसको बिल्कुल हक सच मान रहे हैं, ना ही ये मतलब होता है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अलर्ट होकर क्लाइंट के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में। अच्छा आप सुन लें, आपके पास 3 मिनट है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिए और फिर इसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। रीडिंग कर लें, 3 मिनट है, पॉज कीजिएगा। जी रीडिंग आपने कर ली होगी। इस रीडिंग में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है NOC लेटर क्या होता है। ये इसे NOC का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये जो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखते हैं ना, सम टाइम इसको प्रैक्टिकली NOC लेटर भी कहते हैं कि हम प्रीडिसेसर राइटर से पूछ रहे हैं कि भाई कोई मसला मसाइल तो नहीं है इसमें, है तो बता दे। लेकिन इसका NOC सिर्फ प्रैक्टिस में एक नाम दिया गया, स्टैंडर्ड इसको यूज नहीं करता। मैंने आपकी नॉलेज के लिए इस टर्म को यूज कर लिया है, वरना अगर वो प्रीडिसेसर राइटर हमें मना कर भी देना, स्टिल ये हमारी मर्जी होती है, चाहे हम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या चाहे ना करें। NOC का नॉर्मली मीनिंग ये लेते हैं जो किसी अथॉरिटी की तरफ से इजाजतनामा होता है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। यहाँ पे वो मतलब नहीं होता, ये सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। प्रैक्टिस में प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का एक दूसरा नाम NOC भी है, NOC लेटर। जी अगर देखें ये कंसेप्ट में ना मैंने आपको मेन बात बता दी सारी, आपने इसको खींचना हो तो जितना मर्जी खींच। जैसे एक स्टूडेंट इन्होंने ये कहा सर अगर परमिशन क्लाइंट ना दे तो आपने कहा एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर दें, क्या हम इसमें क्लाइंट से कम्युनिकेट करके उसे कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर सकते कि वो हमें परमिशन दे? भाई कर सकते हैं, लेकिन वो जितना एक्सप्लेन करना है आपने कर लें। मैंने तो आपको उतना कंसेप्ट बताना है जितना एग्जाम में पूछेगा। प्रैक्टिस में जाहिर है इस एक का ये रिफ्यूज एंगेजमेंट जो है ना, इसमें पूरा दिन लग जाता है फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते। वो सारी बातें तो नहीं मैंने आपको बतानी। इसी तरह यहाँ पे भी अगर उसने परमिशन नहीं दी और उसने हमें इन्फॉर्म, तो मैंने आपको बता दिया स्कोप लिमिटेशन है, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। अभी भी प्रैक्टिस में हो सकता है आप क्लाइंट के पास जाएं, उसे कन्विंस करें सर हमें तो इजाजत दे दी, उसको क्यों रोक रहे हैं, बराए मेहरबानी उसको भी इजाजत दे दें। वो आप आगे फर्दर कंसेप्ट जितना मर्जी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जितनी भी डिस्कशन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस तक लिमिटेड रखने होते हैं कि एग्जामिनर क्या कुछ पूछ सकता है या पूछ रहा है, उसके मुताबिक पॉइंट बताता हूँ। फर्दर जाहिर है पॉइंट्स हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी सर आपने कहा कि अगर और सर जब नेट पे प्रीडिसेसर ऑडिटर में वो कुछ इन्फॉर्मेशन कमेंट्स कर सकते हैं कंपनी के बारे में नेट पे? यस सर, आपने कहा इंटरनेट पे। आपका क्वेश्चन जो मैं समझ आया वो ये कि इंटरनेट पे ऑडिटर क्लाइंट प्रीडिसेसर क्लाइंट के बारे में कोई चीज कमेंट कर सकता है? भाई नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है भाई। मुझे उसका अच्छा नहीं मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसमें आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है, किसी के क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना बनाया करें।
अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, वो पूछे। किसी दूसरे ने क्वेश्चन पूछा और फिर आप उसके क्वेश्चन के आगे शाही निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर अगर इसमें ये हो जाए तो क्या होगा, उसमें वो हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए वो आंसर मैं दे सकता हूं, लेकिन उसमें कबाहत क्या है, एक इररेलेवेंट होती है वो चीजें। क्योंकि मैं खुद से अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना, आपने बाजू का देखा होगा, मैं उसका सीधा जवाब देने के बजाय खींच देता हूं उसको, क्योंकि उससे मुझे पता होता है एग्जामिनर इस कंसेप्ट को किस लेवल तक पूछ सकता है। तो स्टूडेंट ने एक हिस्सा पूछा, मैं बहाने से दूसरा भी बता देता हूं। लेकिन सम टाइम कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता भी है और मैं उसे ऐसे छोड़ क्योंकि मुझे पता है कि वो सिलेबस से थोड़ा बाहर जा रहा है, वो नहीं पूछता। तो अगर कोई रेलिवेंट हिस्सा हुआ ना स्टूडेंट के क्वेश्चन का, आपको पूछने की जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह खुद से बता दूंगा कि इसको वैसे भी कर सकता है। तो किसी दूसरे के क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्रिएट ना किया करें, ठीक है। वो फिर सिलेबस भी बड़ा लेंथी हो जाएगा, एंड पे फिर हमें क्लासेज एक्सटेंड करना पड़ेगी। जी मेरे भाई, हम ना प्रीडिसेसर एडिटर, ना हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी पब्लिक क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। हाँ फिर हाँ अभी कल पाऊं फिर मर्जी भाई आपकी। जी जी अदर सोर्सेस मेरे भाई, जब मैं कहता हूं ना अदर सोर्सेस है वेबसाइट, इसमें न्यूज़ेस होती हैं कि जैसे किसी स्कैंडल में किसी डायरेक्टर का नाम आ गया, बैंक के डिफॉल्टर्स की लिस्ट छपी उसमें नाम आ गया, इस तरह की इंफॉर्मेशन से पता। ये जो मैं कह रहा हूं ना बैकग्राउंड सर्च, इससे मुराद प्रोफेशनल सोर्सेज हैं, इससे मुराद कोई फेसबुक के ऊपर डिस्कशन नहीं है, प्रोफेशनल सोर्सेज है। जी अब वो टाइम निकल गया, तो कल वाला काम कब करेंगे? तो फिर दिसंबर वाला काम कब करेंगे और जनवरी वाला काम कब करें? अच्छा जनवरी वाले फरवरी में नहीं गए, बड़े सियाने हैं आप। चले चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ के आने हैं, अटेम्प्ट करके आने हैं, फिर कल क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।